हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो सब अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो जनरल साइंस के कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और उसी का एक टॉपिक आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सिलेबस में मेंशन है, जो है इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन, फूड वेब। और ये जो टॉपिक है ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जनरल साइंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे किसी ने फॉरेस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए, बाकी जो एग्जाम्स हैं लैब असिस्टेंट के लिए, वहाँ से भी पूछा जाता है जनरल साइंस। तो हमारे पास जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे 10 मार्क्स का आपका जनरल साइंस रहेगा। वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिसमें ऑलरेडी मैंने सोर्सेज ऑफ एनर्जी कवर किया है, प्लेलिस्ट में देखोगे। न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स कवर किया है, वाइटामिन्स, कम्युनिकेबल डिजीज़, ये 4 टॉपिक्स ऑलरेडी वहाँ पे कवर हैं। आज हम इकोसिस्टम, कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब जो होगा वो टॉपिक शुरू करेंगे। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इकोसिस्टम हमारा टॉपिक रहेगा। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हम इसमें कवर करेंगे। जो जो टॉपिक्स इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आपको जनरल इकोसिस्टम मेंशन किया है। देखो, इसमें हम इकोसिस्टम कवर करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, उसके बाद एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, पैरामीटर्स इसमें आएंगे हमारे पास, और इसी तरह से प्रोडक्टिविटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। फूड चेन करेंगे, फूड वेब करेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे कोई भी एक भी एमसीक्यू अगर यहाँ से पूछा जाए तो आपसे वो स्किप वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म जो थी, इसे किसने दिया? इकोसिस्टम टर्म को सबसे पहले एजी टेंसले जो थे उन्होंने 1935 में इस टर्म को सबसे पहले दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कभी एग्जामिनर पूछता है कि इकोसिस्टम टर्म जो थी वो सबसे पहले किसने दी थी, तो उनका नाम था एजी टेंसले, जो थे 1935 में इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म दी। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक हमारे नेचर के अंदर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना जाता है। इट्स ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। हम ये चीज़ें आगे अच्छे से कवर करेंगे। और सबसे पहले इस टर्म को ड्राइव किया गया एक वर्ड से। डायरेक्ट पूछा जाता है किस वर्ड से ड्राइव हुआ है। दिस टर्म हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। याद रखना, उस ग्रीक वर्ड का नाम है ओक्योस। क्या है? ओक्योस। तो टर्म इकोसिस्टम को ड्राइव किया गया एक टर्म से, इको मींस ओक्योस। ओक्योस का मतलब होता है हाउस, घर, होम, जिसके अंदर हम रहते हैं। डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आएंगी, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओक्योस का मतलब है हाउस और होम। इकोसिस्टम क्या होता है हमारे पास? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज बायोटिक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? बायोटिक। कभी आपको पूछेंगे टर्म बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब यही लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करती हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, बायोटिक के साथ, दोनों टर्म याद रखना। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स एब्सेंट होना। वहाँ पे किसका? बायोटिक। वहाँ पे बायोटिक एब्सेंट होता है, मीन्स वहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। तो जब लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें दोनों इंटरेक्ट करती हैं एक हाउस के अंदर, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। उसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? इसके अंदर प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। जैसे प्लांट्स आएंगे हमारे पास, प्लांट्स हमारे पास क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, इन्हें ट्रॉपिक लेवल जो होता है उसे ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ऑक्युपाई करते हैं। आगे चीज़ें पढ़ेंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है। हमारे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये ट्रॉपिक लेवल, कौन सा ट्रॉपिक लेवल में ये आते हैं? ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर आ जाते हैं।
उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स, जो कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब अगर इन्हें कुछ चीज़ लेनी है तो ये किस पे डिपेंड करेंगे? प्रोड्यूसर्स पे, जिसमें हमारे पास कौन कौन आ जाता है? हर्बीवर्स आ जाएंगे, कार्निवर्स आ जाएंगे, ऑमनिवर्स आ जाएंगे। ये सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। हर्बीवर्स वो होते हैं जो हर्ब्स खाते हैं, जो घास फूस खाते हैं। कार्निवर्स वो होते हैं जो क्या खाते हैं? जो फ्लैश वगैरह खाते हैं, मीट खाते हैं। और ऑमनिवर्स जो होते हैं ये घास भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं। सो ये हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लिविंग की, ठीक है ना, एबायोटिक की। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास नॉन लिविंग कौन कौन से हैं? जिसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी एबायोटिक हमारे पास आता है। इसमें नॉन लिविंग जो होते हैं एबायोटिक, इसमें सनलाइट आएगी, ऑर्गेनिज्म नहीं है यहाँ पे, काट लेना। नॉन लिविंग जो होते हैं हमारे पास एबायोटिक हैं, जिसमें सनलाइट आएगी आपकी, एयर आएगी, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। जब ये चीज़ें होंगी तब लिविंग भी ज़िंदा रह सकती हैं, क्योंकि एक प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है। सनलाइट से वो अपनी फूड खुद बनाएगा। एयर की, वाटर की ज़रूरत है उसे, सॉइल की ज़रूरत है जिसमें वो ग्रो अप करेगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं किसके साथ? लिविंग थिंग्स के साथ। अगर एबायोटिक नहीं होंगी तो बायोटिक जो होंगी वो उनका एग्जिस्ट होना इस अर्थ पे बहुत मुश्किल है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। सो दोनों एक जगह पे होना, दैट इज़ कॉल्ड एज, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। सो नॉन लिविंग के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें आते हैं। यहाँ पे मैं भूल गया था, लिविंग के अंदर आ जाते हैं डिकम्पोजर्स भी। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? कोई चीज़ ज़मीन में मर जाती है, कोई जैसे कोई एनिमल मर गया, कोई भी मर गया, उसको डिकम्पोज करना, उसको ब्रेक डाउन कौन करते हैं? वहाँ पे फंगे होते हैं, वो वहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं। सो इन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं, जो उस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं और वो चीज़ ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाती है। सो ये तीनों चीज़ें जो थी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है, ये बायोटिक में आता है। और एबायोटिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, जिसमें हमारे पास सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक नोट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नोट कर लेना, ये इनकी प्रोडक्टिविटी, आगे हम प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे इकोसिस्टम में, इनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। बस फिलहाल इतना ही याद रखना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे अर्थ पे, इनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है इकोसिस्टम में। सबसे ज़्यादा किनकी होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। फिलहाल इस पॉइंट को इतना ही याद रखना, आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स आएंगे। कितने आएंगे? दो, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि दोनों मिलते हैं तो तभी इकोसिस्टम बनता है। यही इसके कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक का मतलब हो गया लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे पहले बायोटिक। देखो, बायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है? वो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इसके अंदर हमने पीछे देखा, हमने इसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, इसमें कंज्यूमर्स आते हैं और इसमें डिकम्पोजर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ। ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो अपनी न्यूट्रिशन खुद बनाएं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो उन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। जिसमें आपके पास आ जाते हैं प्लांट्स, जिसमें आपके पास क्या आ जाता है? प्लांट्स। आप क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। ये लेवल जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि पीछे भी आपको मैंने बोला, जिसमें ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, एल्गी आ जाएंगे, और ये अपनी फूड खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। अब आता है दूसरा, इसमें बायोटिक में आता है, दैट इज कंज्यूमर्स। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। देखो, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर्स को दूसरे नाम से जाना जाता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो मीन्स अदर्स। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स।
ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करें, उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। वो अपनी गुज़ा खुद नहीं बना सकते, अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स जो होते हैं ये डिपेंड्स अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड। इसमें क्या क्या आ जाता है कंज्यूमर में? इसमें भी 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हुआ, इसमें हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड ऑमनिवोर्स, 4 टाइप्स होती है इसमें। प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे हर्बीवोर्स, जो हर्ब्स खाएंगे, जो घास फूस खाएंगी, जैसे डियर है, रैबिट है, ये क्या खाते हैं? ग्रास वगैरह खाते हैं, तो उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, मीन्स हर्ब्स खाते हैं ये। सेकेंडरी कार्निवोर्स की बात करें, जैसे हमारे पास कार्निवोर्स आते हैं, इसमें हमारे पास जो सेकेंडरी कंपोनेंट आता है, तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स में? इसमें कार्निवोर्स आएंगे, जैसे फ्रॉग आपके पास, लेजर्ड आपके पास। उसके बाद हमारे पास आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, ये भी दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जैसे टॉप कार्निवोर्स होते हैं, लॉयन है, ईगल है, क्योंकि ईगल जो है ये दूसरे इससे लोअर वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करती है, फ्रॉग खा लेती है, लेजर्ड को खा लेती है। तो इसी तरह से हमारे पास ऑमनिवोर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? ह्यूमंस। हम ऑमनिवोर्स हैं, हम फ्लैश भी खाते हैं, हम जो ग्रास वगैरह है जिसमें वेजिटेबल्स सारा कुछ खाते हैं। ये हमारे पास किसकी टाइप्स थी? कंज्यूमर, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है लास्ट वन, इसमें बायोटिक में आता है, दैट इज डिकम्पोजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजर्स को नेचर्स स्कैवेंजर्स के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नेचर्स स्कैवेंजर, वो है डिकम्पोजर्स। इनका काम है कोई भी चीज़ ज़मीन में मर जाती है उसको डिकम्पोज करना, उसको बिल्कुल मतलब ब्रेक डाउन कर देना छोटे छोटे टुकड़ों में आहिस्ता आहिस्ता, और वो ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ डिकम्पोजर्स। उसमें डिकम्पोजर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसमें आपके पास बैक्टीरिया हैं, फंगे हैं, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछता है कभी कि इनमें से कौन से डिकम्पोजर्स हैं। तो ये डेड मैटर, जितना भी हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करना और न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकिल में मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिकम्पोजर। कोई चीज़ मर गई, वो ज़मीन में चली गई, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस में चले गए? सॉइल में चले गए। सॉइल से फिर वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स लेते हैं, फिर वो प्लांट्स हम दोबारा खाते हैं, तो फिर हम मर जाते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में। फिर इसी तरह से रिसाइकलिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है डिकम्पोजर्स। और यही डिकम्पोजर्स यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा हुआ है स्टार में, जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स हैं, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन सभी ट्रॉपिक लेवल्स में आपको डिकम्पोजर्स मिलते हैं। तो कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ऑल ट्रॉपिक लेवल्स, तो वो है डिकम्पोजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एबायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें हमारे पास सारी चीज़ें जो होंगी वो नॉन लिविंग होंगी। जिसमें हम पहली बात करते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स, इसमें कौन से आते हैं? जैसे लाइट। अगर एक बायोटिक कंपोनेंट्स प्लांट है तो उसे ज़िंदा रहने के लिए लाइट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए उसे लाइट चाहिए सूरज से, जिससे अपनी ग़िज़ा खुद बनाएगा वो। टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सारे क्या होते हैं? ये फिजिकल फैक्टर्स हैं। अब केमिकल कौन से हुए इसमें एबायोटिक में? जैसे वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, मिनरल्स हैं, ये सारे केमिकल्स आ जाते हैं इसमें। ये भी एबायोटिक कंपोनेंट है। एंड इसी में आता है इडाफिक फैक्टर्स, मींस सॉइल से रिलेटेड। सॉइल का पीएच क्या है, सॉइल किस किस्म की सॉइल है, वहाँ पे क्ले है, लूमी सॉइल है, वो चीज़ें, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इडाफिक फैक्टर से रिलेटेड हैं। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? एबायोटिक में आ जाते हैं। सो ये थे हमारे 2 कंपोनेंट्स, बायोटिक, एबायोटिक। उसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस की हमने। अब उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देखो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। हमारे पास जर्नल में 2 तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के अंदर आता है जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, टंड्रा है, डेजर्ट्स है, ये सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
एक्वेटिक के अंदर जो पानी के जो इकोसिस्टम पानी में होगा, जिसमें फ्रेश वाटर आता है और मैरीन वाटर आता है। एक इकोसिस्टम मैरीन हुआ, दूसरा हुआ फ्रेश वाटर, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक चार्ट याद रख लेना कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में जनरल दो हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में आ जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो हमारी अर्थ पे होगा, ग्रासलैंड, टंड्रा, डेजर्ट। और दूसरा है एक्वेटिक जिसके अंदर जो पानी में होता है, फ्रेश वाटर और मैरीन। और दूसरी दो टाइप्स भी होती है इकोसिस्टम की, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा मैन मेड, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो बिल्कुल लैंड पे होगा, एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड, पूरी तरह से ये अर्थ के लैंड बेस्ड पे होता है, ना कि पानी के अंदर नहीं होता है। इसमें पहला आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो हुआ जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट प्लांट्स मिलते हैं, ट्रीज़ मिलते हैं, जहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाती हैं, तो वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है। तो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट मतलब फंक्शन रहती है कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और हमारा यहाँ पे सर्वाइवल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। तो फॉरेस्ट का एक अहम इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करना, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो दूसरा ये एक कार्बन सिंक का काम भी करते हैं, तो जितना भी कार्बन हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये अपने आप में जज़ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी कम हो जाती है। दूसरा इकोसिस्टम हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज़ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहाँ पे वेजिटेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रासेस मिलेंगे, ज़्यादा हर्ब्स मिलेंगे, ट्रीज़ बहुत कम होते हैं। जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं आपके पास, एग्जांपल है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, जैसे सवानास हैं, पैरेरीज हैं, डिफरेंट आपके पास ग्रासलैंड्स हैं। और नेक्स्ट आपकी बात आता है टंड्रा इकोसिस्टम। कभी जनरल पूछता है टंड्रा क्या हुआ। टंड्रा एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जहाँ पे ट्रीज़ बहुत कम पाए जाते हैं, डिवोड ऑफ ट्रीज़, और बहुत ज़्यादा वहाँ की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होती है। जो टंड्रा इकोसिस्टम होता है, ज़्यादातर वहाँ की जगह जो होती है मोस्ट ऑफ द ईयर, वो जगह जो होती है वो स्नो से कवर रहती है, बर्फ़ से वो जगह ढकी रहती है। तो आपको ज़्यादातर कि आर्टिक और माउंटेन्स की टॉप्स में आपको टंड्रा इकोसिस्टम मिलता है, बहुत कम वेजिटेशंस होती है वहाँ पे। एंड लास्ट वन इसमें आता है हमारे पास डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट तो आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट डेजर्ट्स हैं, गोबी डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, मंगोलिया डेजर्ट, डिफरेंट डेजर्ट्स मिलते हैं और वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वेजिटेशंस आपको कम मिलती है, जो डेजर्ट इकोसिस्टम होता है। सो अब आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो गया ख़त्म। एक्वेटिक हुआ जो पानी के अंदर, बिल्कुल पानी में, और इसमें दो तरह के इकोसिस्टम आते हैं, फ्रेश वाटर और मैरीन। देखो सबसे पहले हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जैसे लेक्स, फ्रेश वाटर, पाउंड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स, ये सारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें साल्ट कंटेंट बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट नहीं पाया जाता। और दूसरा होता है मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है ना, मैरीन इकोसिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना जाता है ये, और इसके अंदर सीज आते हैं, ओशंस आ जाते हैं, सॉल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप पानी लोगे सी का, ओशन का, तो वो सॉल्टी होगा। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है मैरीन इकोसिस्टम, ये भी याद रखना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब दो टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं जनरल में, याद रखना। वो है हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल नाम से पता चलता है कि जहाँ पे ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ह्यूमंस की इंटरवेंशन नहीं होती, इंसानों की कोई भी मुदाखलत वहाँ पे नहीं होती। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे ह्यूमंस जो होते हैं वो खुद क्रिएट करते हैं, खुद मेंटेन करते हैं, उन्होंने खुद बनाया होता है। हमारे पास दो तरह के ये इकोसिस्टम्स होते हैं। अब एग्जांपल देख लो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आप खुद नहीं बनाओगे, नेचुरल का बना हुआ है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, फ्रेश वाटर है। लेकिन
उसके कंपैरिजन में हम देखें, अगर आर्टिफिशियल हमारे पास एक्वेरियम है, कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एक्वेरियम आपके पास है, वो आप खुद बनाते हो। एग्रो इकोसिस्टम है, जैसे कोई क्रॉप फील्ड आपने मेंटेन किया है, कोई फॉर्म बनाया है, तो इस तरह के इकोसिस्टम को आप आर्टिफिशियल बोलोगे, जहाँ पे ये ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होगी, और जहाँ पे नहीं होगी वो नेचुरल इकोसिस्टम है। सो हमारी यहाँ पे टाइप्स भी ख़त्म हुई, और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, चीज़ें आपको फिर समझ ज़्यादा नहीं आएंगी। सो नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम हम देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे जो प्रोडक्टिविटी है, और उसके बाद हमारे पैरामीटर्स हैं, उसके बाद फूड चेन, फूड वेब, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़। और सबसे पहले ये बात कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कंपाइल्ड पीडीएफ से हमारे पास हम वो प्रोवाइड करेंगे। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।